कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि पीरियड परीक्षा का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 80 में 80 अंक ला सके यहाँ पर, ठीक है, पीरियड के पेपर में। तो चलिए, आपका समय 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक 80 अंक रहेगा। निर्देश आते हैं सही प्रश्न पत्र अनिवार्य है, ठीक है। नहीं, जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आपको करने अनिवार्य हैं। और दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो निर्देश पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में, ठीक है। तो चलिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो प्रातः एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो आता अधिकाधिक उत्पादन, बात आर्थिक स्वतंत्रता और साथ लाभ कमाना और दाता अधिकतम लोक कल्याण। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है। अधिकतम लोक कल्याण आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता ठीक है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो आपका था लाभदायकता से और बात नैतिकता से और साथ मानव आवश्यकता की पूर्ति से और दाता उत्पादन से। तो यहाँ पर उत्पाद, ठीक है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो इसका उत्तर आपका रहने वाला मानव आवश्यकता की पूर्ति से, ठीक है। अब चलिए, आपका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा सही विकल्प आता है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य होती है, बाता धनात्मक और साता ऋणात्मक और दाता, ठीक है, गुणात्मक, ठीक है। तो कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी होती है शून्य। और जो आपका चौथा आता है निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो आपका आता है चाय तथा काफ़ी और बाता कोक तथा पेप्सी और साता चावल तथा गेहूं और दाता कार तथा पेट्रोल। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो इसका उत्तर आपका हो जाना रहेगा कार तथा पेट्रोल। सॉरी, आपका द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो आपका था कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, बाता मांग में परिवर्तन और साथ वास्तविक आय में परिवर्तन और दाता वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। फिर 6 में आपका यहाँ पर आता है यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होती है इकाई कीमत लोच, बाता उन्नत कीमत लोच, साता शून्य कीमत लोच और दाता स्थिर कीमत लोच। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होती है आपकी, ठीक है, शून्य कीमत लोच। सारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए, आपके प्रश्न यहाँ पर 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन को नोट का नियम कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को, ठीक है, आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और फिर दूसरा आता पैमाने की प्रतिफल का संबंध डॉट अवधि से है, तो पैमाने की प्रतिफल का संबंध आपका दीर्घकालीन अवधि से है, ठीक है। दीर्घकालीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें डॉट हो जाती हैं, तो उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। और जो आपके यहाँ पर आता है चौथा औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर, ठीक है, यू अक्षर जैसा होता है। फिर आपका 5वां आता पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बनाता है, ठीक है, धनात्मक आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां दिया गया है दूध, ठीक है, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच बेलोजदार होती है, ठीक है, बेलोजदार।
इस तरह से आपकी जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 3 आता 7 लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जिस कीमत है पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य है। और जो दूसरा आता बाजार कीमत उच्चाचन वाली प्रक्रिया है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। तीसरा आता जॉन मेनार्ड कीन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 है, तो ये आपका चौथा असत्य रहेगा। पाँचवा आता जीन एनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये भी सत्य रहेगा। छठवां आता अर्ध निर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। इस तरह से आपके 7 असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। फिर आपकी सहयोगियाँ आती हैं। ठीक है, एनएनपी, तो एनएनपी को आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, इस साइड आपकी यहाँ पर दी गई हैं। एनएनपी को आपको यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। फिर आपकी जो दूसरी थी जीएनपी, तो जीएनपी को आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। ठीक है, इस साइड आपकी यहाँ पर दी गई है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपकी दूसरी रहने वाली है। और जो आपकी यहाँ पर दी गई तीसरी वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो वस्तु विनिमय की कठिनाई आपकी रहेगी दोहरे संयोग का अभाव से मैच कर देना है। और वस्तु विनिमय की ये तो हो गया। चौथा आता मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसको आपको विनिमय का माध्यम से मैच कर देना है। और जो आपकी पाँचवीं थी केंद्रीय बैंक, तो इसको आपको आरबीआई से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं। और जो छठवीं थी व्यावसायिक बैंक, तो इसको आपको एसबीआई से मैच कर देना है। और जो आपकी सातवीं थी एमपीसी, तो इसको आपको सीमांत उपभोग प्रकृति से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो हम आपको लिखित उत्तर दिखा देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर एमपीएस का पूर्ण रूप होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दिया गया। ठीक है, तो दोनों में आपको याद करना है। फिर आपका दूसरा आता है उपभोग फलन क्या है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा उपभोग फलन। आय और उपभोग के बीच के कार्यात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। फिर जो आपका तीसरा आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर थे कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को एपीसी, ठीक है, एपीसी बराबर C/Y कहते हैं। फिर आपका जो चौथा आता औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो इसका उत्तर आपका रहने वाला है कुल बचत और कुल आय के अनुपात को एपीएस बराबर S/Y कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है जीएसटी का पूर्ण रूप लिखिए। तो यहाँ पर जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद करना है। फिर 6वां आता है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं। और 7वां आता अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो 6वें का उत्तर देख लीजिए, इसमें केवल दृश्य मदों वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। और 7वें का उत्तर रहेगा आपका, इसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत अंतरण शामिल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। आपका 1 से 2 वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है, 1 से लेकर 7 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, आपके 1 से 2 वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। अब चलिए आपके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पर 6 आता है कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ठीक है, और अथवा आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो चलिए हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले तो आप कुल उपयोगिता का अर्थ देख लीजिए, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की एक को कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता देख लीजिए अथवा वाले का उत्तर। ठीक है, फिर आपका आता अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, अथवा आता अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। तो पहले तो आप अनादिमान वक्र देख लीजिए। ठीक है, अनादिमान वक्र वह वक्र जो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, अनधिमान मानचित्र। ठीक है, जब एक ही चित्र में कई अनधिमान वक्रों को दर्शाया जाता है तो इसे अनधिमान मानचित्र कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां। तो 8वां आप यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है, आप लोग के यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, वो देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बजट रेखा किससे कहते हैं, अथवा तो मांग का अर्थ लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। बजट रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो उन सभी संभावित संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, मांग का अर्थ। ठीक है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। 9वां आता उत्पादन फलन किसे कहते हैं? फिर आपका अथवा आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका उत्पादन फलन दिया गया है। भौतिक संसाधनों और भौतिक उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल वह समय है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, अथवा 9वें का उत्तर हो जाता है और 9वें का अथवा, दोनों के उत्तर हमने करा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां, स्थिर लागत किसे कहते हैं, अथवा आता परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर पहले तो स्थिर लागत देख लीजिए और अथवा में आपकी परिवर्तनशील लागत दी गई है। फिर आपके यहाँ पर आती 11वां, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, और अथवा में आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अथवा में आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर आपके यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए उत्तर। आप यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम देख लीजिए और पैमाने की प्रतिफल देख लीजिए। ठीक है, अथवा वाले का उत्तर। फिर आपके यहाँ पर 12वां देख लेते हैं। तो 12वां आता उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, अथवा आता पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये आपकी पहले तो उपभोग वस्तुएं देख लीजिए, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे भोजन, कपड़े। और पूंजीगत वस्तुएं देख लीजिए, वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे मशीनें, औजार। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, अथवा आता दोहरी गणना किसे कहते हैं। तो पहले तो आप राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ देख लीजिए, उत्पादन विधि और आय विधि। और अथवा में देख लीजिए दोहरी गणना दी गई है। फिर आपके यहाँ पर आता 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न जो आपके यहाँ पर दिया गया, केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए, अथवा आता व्यावसायिक बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर केंद्रीय बैंक के 2 कार्य देख लीजिए, नोट निर्गमन का एकाधिकार और सरकार का बैंकर। अथवा में आपके व्यावसायिक बैंक के कार्य दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ 15वें प्रश्न का उत्तर हम आप पहले तो 15 प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, अथवा था अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सरकारी बजट के उद्देश्य संसाधनों का पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता। और अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, अधिशेष एवं घाटा बजट। फिर आपका 16वां आता व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो हमें पहले तो यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता देखिए, दूसरी, तीसरी। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, अथवा का उत्तर आपका हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए। ये आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, 17वां क्वेश्चन दिया गया है आपका। और 17वें का जो अथवा है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 17वें का अथवा आता लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्त लिखिए। चलिए आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन का उत्तर। तो ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। और लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्त लिखिए, पहली शर्त, दूसरी, तीसरी। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है, समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। तो हम 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला, और 18वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 19वां आता राजस्व ब्याज तथा पूंजीगत ब्याज में भेद कीजिए कोई 3, अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राजस्व ब्याज तथा पूंजीगत ब्याज में भेद कीजिए, और राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। तो ये आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपका आता 20वां, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए, अथवा आता मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो ये आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का उत्तर है, अथवा में आपका 20वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका 21वां देख लेते हैं। तो 21वां आता उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा आता बाजार संतुलन
की व्याख्या रेखा चित्र सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया 21वें क्वेश्चन का उत्तर, ये आपका 21वें का अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका 22वां आता है, मित व्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। अथवा गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो पहले तो आप 22वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपको 22वें क्वेश्चन का उत्तर दिया गया ऊपर, और ये आपका 22वें का अथवा वाला उत्तर दिया गया है। 23वां आता है, स्तर विनिमय दर प्रणाली की कोई चार गुण लिखिए। अथवा तृतीय विनिमय दर प्रणाली की कोई चार गुण लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पॉइंटों को याद कर लेना। अथवा में भी आपके 4 पॉइंट दिए हैं तो इसको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही हमने जो है आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे इसी चैनल पर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।